हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी आप सभी का लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग हमारे सीक्वेंस में ही ये चैप्टर जो चल रहा है हमारा विलयन सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का, उसी का पार्ट 5 है आज हमारा। इसके पहले के जो कुछ एक लेक्चर्स हैं वो 4.1, 4.2, 4.3 वो एप्लीकेशन पर हुए हैं, जिनमें हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए थे अब तक उनके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। और देखिए एट द एंड अगर हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हमारे पढ़ने से हमें फायदा नहीं मिलता, एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, पढ़ लिया, मजा आ गया, समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, अगर क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो फिर नुकसान है, मार्क्स नहीं मिलते फिर उस केस में। तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इस क्लास को कोशिश करेंगे छोटा रखने वाले हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक मैं लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको फिर आज शुरू नहीं कर सकते, तो आज पुराना कुछ बचा हुआ पोर्शन अपन कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज की इस क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में, आप लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग थोड़े अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, और द्रव द्रव विलयनों के वाष्पदाब की हमें बात करनी है। तो मेनली मोटा मोटा जो आज का टॉपिक मैं रखने वाला हूं वो है वाष्पदाब है क्या भला, इसको समझेंगे। और इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वहां पर हम लोग एक लॉ पढ़ेंगे जो कि है राउल्ट का नियम। राहुल नहीं मेरे दोस्त, राउल्ट का नियम। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सीधा टॉपिक पे चलें, तो थोड़ा पुराना रिविजन और एक पुराना टॉपिक की बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या बोलते हैं सर? हेनरी का नियम। नियम किसके लिए था हमारे पास में? आंशिक दाब और संबंध बताता है विलेयता में, आंशिक दाब में और विलेयता में संबंध बताता है। तो ये नियम कहता है कि जब कोई गैस अगर है हमारे पास में और वो किसी द्रव में घुलती है और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक विलयन बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें जो गैस का जो आंशिक दाब है हमारे पास में P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल अंश के। और इसको जब हम खोल करके लिखते हैं तो हमारे पास में सूत्र आता है KHX, और यहाँ पे KH जो है एक हेनरी नियतांक है हमारे पास में। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हम देख पा रहे हैं कि गैस क्या है हमारे पास में, विलेय की तरह है, और द्रव क्या है हमारे पास में सर, ये विलायक की तरह है। क्लियर बात है सबको? हाँ सर, यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये हमको याद है। तो इसके बाद में इसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे अपन ने। एक टॉपिक आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है कि हेनरी के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग बोले तो एप्लीकेशंस। देखो, अगर जो भी हम यहां पर पढ़ रहे हैं बुक्स में, अगर डेली लाइफ में हम उसका कुछ यूज नहीं कर सकते तो वो फिर यूजलेस हो गया ना, कि फिर पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे हेनरी के नियम के शानदार अनुप्रयोग हैं और उस पे हम देखते हैं ना कि हमारे बुक में एक क्वेश्चन भी दे रखा है हमें एक्सरसाइज में, एंड इट इज 2.12 क्वेश्चन। तो हम पहले उस क्वेश्चन को देखेंगे और हेनरी के अनुप्रयोग समझेंगे। 3 अनुप्रयोग हैं, बड़े जरूरी अनुप्रयोग हैं, समझने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आपको। तो पहले हम वो करेंगे और फिर हम आज की इस क्लास में वाष्पदाब के इस टॉपिक पर चलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। चलो देखें, अब ये देखें। तो अभी आंखों पर कंट्रोल करना है, जो लिखा है सब कुछ नहीं पढ़ना है, समझना है मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को। हेनरी का नियम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। बेटा नियम हम पढ़ चुके हैं, हम नियम पढ़ चुके हैं। हेनरी का नियम बड़ा सिंपल है। वो नियम को ऐसे लिखो आप कि सर जो आंशिक दाब है, कोई भी गैस जो दाब लगा रही है, वो किसके समानुपाती होता है हमारे पास में, उसके मोल अंश के। और मोल अंश क्या है? विलेयता, कि उस गैस की विलेयता को हम मोल अंश से दिखाते हैं कि उस विलयन में कितना मोल अंश उस गैस का है। तो हेनरी का नियम तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। हमने क्या नहीं पढ़ा था सर? इसके अनुप्रयोग नहीं पढ़े थे। तो एक टॉपिक छोटा सा यहाँ कवर हो गया, अब मैं क्लास में नहीं लूंगा वापस से। क्या है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अनुप्रयोग पूछ सकता है। एक लिमिटेशन भी है, छोटी सी लिमिटेशन, 2-3 है, बट एक मेजर लिमिटेशन है, वो बता दूंगा। सीमा, पहले अनुप्रयोग समझे। 3 अनुप्रयोग है, 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है अपने को। पहला क्या है हमारे पास में? सोडा जल, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, जो भी पीते हो तुम लोग, वही, उसको याद कर लेना। क्या होता है? हमें हेनरीज लॉ ये बता रहा है कि सर अगर दाब कम है
तो गैस कम घुली हुई होगी। अगर आपके पास में आंशिक दाब आप ज्यादा लगा रहे हो, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो गैस ज्यादा घुली हुई होगी। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमें यही सोच के था यार गैस होनी चाहिए यार, और नाक से डकार आ रही है यार, है ना। क्यों आ रही है नाक से डकार? क्योंकि उस लिक्विड में जबरदस्ती कार्बन डाइऑक्साइड को ठूसा है, घुस अंदर। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या, वो ठंडी है, तो उसका तापमान कम कर रखा है। तो तापमान कम में हमने पढ़ा था हेनरीज नियम से, हमने समझा था हेनरी के नियम से कि जब तापमान कम होता है और हेनरी के स्थिरांक का मान भी अगर हमारे पास में कम है, मतलब तापमान कम होने पर हेनरी स्थिरांक का मान भी कम हो जाता है। तो जितना कम मान होता है उतनी ज्यादा गैस की विलेयता होती है, उतनी ज्यादा गैस उसमें घुली हुई होती है। तो हमने ठंडी ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी, वो हमारे शरीर में गई, हमारे शरीर में गर्म है, अंदर माहौल गर्म है, तो क्या होगा कि उस गैस की विलेयता तापमान बढ़ने के कारण कम हो जाएगी। वो गैस उस लिक्विड को छोड़ करके बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी, जाएगी कहां? हमारे आमाशय में से, स्टमक में से जाएगी कहां? तो इधर से वापस ऊपर उठती है, टिचक टिचक टिचक, और फिर इधर से दो पाइप है, मुंह वाला भी है, नाक वाला भी है। तो यहाँ तो डकार ऐसे मुंह से आएगी या फिर नाक से आएगी, ऐसा ही होता है। और फिर उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है वो अम्लीय उसका नेचर होता है। क्यों? क्योंकि वो अधातु ऑक्साइड होता है। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं या फिर उदासीन होते हैं। तो वो एसिडिक नेचर की होती है, इसीलिए बल्कि एसिडिटी बढ़ाती है, हमारे पेट में अम्लता बढ़ाती। काफी लोगों का ये होता है, बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, गैस निकलेगी, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे नहीं होता, वो गैस वैसे नहीं निकल रही, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकल रही है। असल में वो जो उस लिक्विड में है वो तो खुद एसिड है, तो वो तो एसिडिटी बढ़ा देगी आपकी बल्कि। तो एक चीज ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सोडा जल जो बनता है या जो शीतल पेय है, जो कोल्ड ड्रिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें हम CO2 को मिलाते हैं। CO2 को कैसे मिलाया जाता है? तापमान कम करके और दाब को बढ़ा करके। ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, विलेयता, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। प्रेशर वहां पे हाई रखा जाता है और उसके साथ में गैस को बंद कर दिया जाता है। मतलब अगर जैसे मैं अभी भी नहीं, मान लो कोल्ड ड्रिंक की बोतल यहां लाके रख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा, इस रूम का जो प्रेशर है वो कम होगा और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो प्रेशर है अंदर वो ज्यादा है। यहां दाब कम है, उस बोतल में ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर पर उसको बंद किया गया है ताकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में घुली हुई हो। और साथ ही साथ में टेम्परेचर को क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, वह दाब को कैसा रखा जाता है सर, ज्यादा रखा जाता है। तो ये हेनरी के नियम से ही समझ में आया ना कि कोल्ड ड्रिंक कैसे बनानी है। पेप्सी वाले ने सोचा होगा अरे दाब कम करना है क्या, दाब कम कर देंगे, ठीक है। सेकंड देखो, अब ये वाला मेरा फेवरेट है, इसको देखना, समझने की कोशिश करना, अच्छे समझना। हम सबको पता है स्कूबा डाइविंग नाम की एक चीज होती है। क्या होती है? स्कूबा डाइविंग पता है सबको? ये रही स्कूबा डाइविंग, गुडुक डुबुक डुबुक, खुल जा सिम सिम, स्कूबा डाइविंग आ गया। वो सबने फिल्म देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो उस जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म में जो है वो कटरीना कैफ और जो भी बाकी व्यक्ति थे उसमें, उनको लेकर के वो स्कूबा डाइविंग ट्रेनर होती हैं, उनको ले जाती हैं पानी के अंदर गहराइयों में। तो अब यहाँ समझना, ये सब अपने साथ में एक पीछे टैंक लेकर के जाते हैं। देखो पीछे टैंक है ना। टैंक क्यों ले जाते होंगे? वेरी सिंपल सर, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन तो फिर तो ये टैंक में ऑक्सीजन है। अब मेरा सवाल है, क्या केवल ऑक्सीजन है? हम बाहर पर्यावरण में जो है हमारे चारों तरफ, तो क्या उसमें केवल ऑक्सीजन है? 71% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1-2% फलाना ढिमकाना पूछना, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसी में भी ऐसा ही कुछ हम लोग विलयन बनाते हैं। विलयन ही है ना, समांगी मिश्रण है हमारा वायुमंडल में। शुद्ध अगर हवा है हमारे पास में तो समांगी मिश्रण है, तो वही इसमें लेके जाते हैं ताकि हमें वही एहसास मिले जो यहाँ मिलता है। अब देखना क्या होता है, हेनरी के नियम से हमें एक बात समझ में आती है। क्या है? छोटी सी बात, इसको बताने के लिए मेरे को एक खाली पेज ही चाहिए होगा। ध्यान से समझना यार सब जने इस बात को, ये ऊपर से निकल जाएगी नहीं तो। मैं एक खाली पेज यहाँ ले लेता हूँ। हम कह रहे हैं कि सर हेनरी के नियम से हमें समझ में आया है कि जो विलेयता है ना सर, विलेयता, सॉल्युबिलिटी, वो आंशिक दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है या दाब बढ़ने के साथ में बढ़ती है। ये बहुत बेसिक चीज है।
दाब आप ज्यादा लगाओगे तो उतनी ही ज्यादा गैस में विलेयता बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, तो ये मान लो समुद्र की सतह है, सरफेस ऑफ ओशन, समुद्र तल, और फिर ये गहराई 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 गहराई, और ये अंधकूप जहां पर काला काला ही दिखता है, जहां पर प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, इतनी गहराई आ गई मान लो। अब ये हमारा गोताखोर है, ठीक है, और ये इसका क्या है, हमारे पास में बैग है, पीछे इतना बड़ा इसने ऑक्सीजन का बैग पिट्ठू लगाएगा, ये कैसे लगाएगा वो छोड़ो, जो भी है। अब इसमें हमारे पास में हम अगर मान लो क्या लें, N2 लें, जैसे हमारे पृथ्वी पर है 78%, O2 लें कितनी 21%, या तीसरी गैस जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़ा सा सेम ही बना करके जाए इसको। तो अब देखना होगा क्या, समझना सुनना इस बात को ध्यान से। अच्छा मैं कलर को यहाँ पे ऐसे चेंज कर रहा हूँ क्या, तो देखना होगा क्या। एक बात याद रखना मेरी, N2 गैस की हमारे शरीर के द्रवों में विलेयता, द्रवों में विलेयता अधिक होती है। द्रवों में विलेयता, अच्छा हमारे शरीर के कौन से द्रव हैं बेटा जी, तो हमें पता है कि सर वेरी सिंपल, फॉर एग्जांपल ब्लड, सबसे ज्यादा तो ब्लड, लिम्फ भी है वैसे तो, बट हाँ ब्लड है मान लिया, पानी तो है ही उसमें कोई डाउट नहीं, तो ब्लड है फॉर एग्जांपल। अब क्या होगा कि ये व्यक्ति जब यहां से अंदर जाएगा ना पानी में, तो यहां पे प्रेशर, जैसे मान लो ये जब यहां पहुंच जाएगा ये व्यक्ति, तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगेगा। पहले मान लो बाहर जब था ना तो बहुत थोड़ा सा ही प्रेशर था, बस इतना सा ही प्रेशर था, ये प्रेशर को दिखा रहे हैं अपन। थोड़ा ये जब और नीचे आ जाएगा यहां, तो प्रेशर लगना ज्यादा हो जाएगा ना इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि चारों तरफ पानी है, इतना सारा पानी है। दाब क्या मतलब, चारों तरफ की हवा दाब लगा रही है। थोड़े से पानी में गए तो ऊपर थोड़ा ही है ना, ज्यादा पानी नहीं है, इतना सा ही है ऊपर, मान लो इतनी सी ऊंचाई तक है, तो वो दाब लगा रहा है, तो दाब बढ़ गया। थोड़ा और जब नीचे गया तो इसके ऊपर काफी ज्यादा दाब लगने लग जाएगा, प्रेशर जो है बाहर से बढ़ जाएगा, समझे मेरी बात। और जब नीचे जाएगा तो प्रेशर विल इंक्रीज फर्दर, प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा कि ये गैसें इसके अंदर जाएंगी, फेफड़ों में जाएंगी, फेफड़ों से कहां जाएंगी, इसके रुधिर वगैरह में जाएगी। तो अब देखना, कायदे से नाइट्रोजन गैस का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। नाइट्रोजन गैस लेके हम कोई श्वसन वसन नहीं करते, वो तो बाहर आ जाती है, बाहर निकल के चलो खत्म। लेकिन अभी हुआ क्या, जब दाब कम है मेरे चारों तरफ पृथ्वी पर, तो वो नाइट्रोजन गैस मेरे रुधिर में घुली नहीं। क्यों नहीं घुली, क्योंकि दाब कम है तो विलेयता भी कम है। हल्की फुल्की घुली, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, आई बात समझ में, घुली लेकिन हल्की सी, बहुत ना के बराबर घुली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी नाइट्रोजन घुली ही नहीं तो वो वापस फेफड़ों से बाहर आ गई। घुली कौन सी गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन फेफड़ों से खून में गई, कार्बन डाइऑक्साइड खून से फेफड़ों में आ गई, वापस बाहर आ गई जो भी गैस बची। दाब कम था तो गैस घुली नहीं, दाब बढ़ जाएगा नीचे जाएगा जब, तो गैस ज्यादा घुल जाएगी उसके खून में। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का कोई काम है क्या खून में, नहीं है सर, कोई काम नहीं है। फिर क्या करेगी नाइट्रोजन वहां पे जाकर के, नाइट्रोजन वहां पर जाकर के क्या करेगी सर, जैसे मान लो ये केशिकाएं हैं पतली पतली, है ना, केशिकाएं हैं खून की हमारे शरीर में, खूब सारी ऐसे धमनियां, शिराएं, केशिकाएं वगैरह बहुत कुछ है शरीर में। तो मान लो ये केशिकाएं हैं, तो केशिकाएं बहुत पतली होती है, केशिका मतलब बाल की जितनी पतली होती है, इसीलिए केशिका बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होगा, ये ना गैस जाके अटक जाएगी। इसको जैसे मान लो जूम करके देखो आप, तो ये पाइप है एक, और इस पाइप में गैस का बुलबुला ऐसे अटक जाएगा आकर के, N2। अब ये क्या करेगा, खून को नहीं जाने देगा, खून फंस जाएगा यहाँ पे। खून जो है, ब्लड जो है हमारे पास में, खून की जो बूंदे हैं हमारे पास में, वो फंस जाएंगे, आगे ही नहीं जा पाएगा। आई बात समझ में। अच्छा फिर ऐसे में क्या होगा कि है ना, ये व्यक्ति, अब इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फंस चुकी है शरीर में, ऐसे नसों में फंस गई है, ऐसे पूरा इधर 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 फंस गई है ऐसे। तो जब ये वापस निकलेगा ऊपर, जब ये व्यक्ति वापस ऊपर आएगा, तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिक्रीज करना चालू हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा जैसे जैसे ऊपर आएगा।
तो गैसों की जैसे जैसे प्रेशर वापस से कम होगा तो विलेयता भी कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब गैस निकलना चालू हो जाएगी, वापस निकलना चालू हो जाएगी। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो जाएगी अंदर, और जैसे जैसे ऊपर आएगा तो गैस निकलना चालू हो जाएगी। अब अगर ये डूब के, मतलब जो भी आ रहा है व्यक्ति, ये इस चीज को बहुत धीरे धीरे करे, धीरे 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 अंदर जाए और बहुत धीरे 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 बाहर आए, तो क्या होगा, इतने में तो गैस निकल जाएगी। लेकिन अगर ये एकदम से बाहर आ गया, एकदम से नीचे से ऊपर आ गया, तो दाब क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन इसके शरीर में घुल चुकी थी, अब ये एकदम से ऊपर आ गया तो वो नाइट्रोजन शरीर से एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और वो नाइट्रोजन क्या कर चुकी है, ऑलरेडी खून को ब्लॉक कर चुकी है बहुत जगहों पर। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं सर, बेंड्स। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या हो सकता है, टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, कोशिकाओं की फंक्शनिंग में दिक्कत आ सकती है, और इसके बारे में और भी व्याख्या अभी अपन पढ़ेंगे तो उसमें लिखी है। तो समझ रहे हो, खून के फ्लो में, कोशिकाओं में, नर्वस टिश्यूज में दिक्कत आ सकती है, तो इसको बेंड्स बोलते हैं। और ये जो चीज़ होती है ना, ये जानलेवा होती है, ये इंसान मर सकता है। मतलब आप सरल शब्दों में समझो कि ऐसा भी हो सकता है कि ये गैस ऐसे खून की पिचकारी निकल जाए इसके शरीर से, कि जैसे ये गैस एकदम से बाहर आना चाहे, आ नहीं पा रही, तो यहीं से बाहर आ जाए खटैक और खून की पिचकारी निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम N2 की जगह H2 डालते हैं, H2 नहीं, हीलियम गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि हीलियम जो है ना, कम क्या है, हीलियम गैस N2 की तुलना में कम विलेयशील है, हमारे शरीर के द्रवों में कम विलेयशील है। हीलियम गैस जो है अक्रिय है, वैसे भी पता है हम सबको, और हीलियम नाइट्रोजन गैस की तुलना में हमारे शरीर में कम विलेयशील है, ऐसा कह रहे हैं। समझ गए ये टॉपिक सब जने, ऐसा। अब देखें, एक बार देखें ध्यान से, ये फोटो आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, है ना, उसमें ही डाल दूंगा पीपीटी में। देखें सब जने यहाँ पे, अब इसको पढ़ेंगे, इस पॉइंट को। क्या लिखा है, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे वो ज्यादा गहराई में है तो दाब भी वहां पर ज्यादा होगा। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती, कि जब ज्यादा बाहर से दाब ज्यादा होता है तो कह रहे हैं कि ली गई वायुमंडलीय गैसों की रुधिर में जो है सांद्रता या विलेयता रुधिर में ज्यादा हो जाती है, ज्यादा गैस आ जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। जब गोताखोर सतह की तरफ आते हैं, सरफेस की तरफ आते हैं, तो बाहर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। क्या होता है ये वाला पॉइंट, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, नाइट्रोजन के बुलबुले। यह केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देता है। केशिकाएं मतलब बता दिया था मैंने आपको, पतली पतली नसें, और एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देता है, और इस चिकित्सकीय अवस्था को हम लोग बेंड्स कहते हैं, बेंड्स। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होता है। बेंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। कितना, 11.7% हीलियम और 56.2 नाइट्रोजन और 32% लगभग उसमें ऑक्सीजन भरता है, इसलिए भरता है अधिक ऊंचाई वाली जगहों। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट समझ के समझ रहे, पहला पॉइंट कोल्ड ड्रिंक, ठीक, दूसरा पॉइंट गोता, ये इसके अनुप्रयोग जरूरी है, फिर बोल रहा हूं मैं, हीलियम इसके हेनरी के नियम के। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास में, अधिक ऊंचाई पर। तो देखो अधिक ऊंचाई पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। देखिए समझना बहुत सिंपल है बेटा, बट लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड, लॉजिक हैज टू बी अप्लाइड। ऐसे समझ में नहीं आएगा, लॉजिकली समझोगे तो समझ में आएगा। लॉजिक ये कह रहा है, मान लो ये पहाड़ है, नमो नमो ही शंकरम भोलेनाथ शंकरम जय त्रिलोकनाथ शंभो केशवाय शंकर। तो क्या कह रहे हैं, ये बद्रीनाथ हिल, यू नो, जो भी हिल है। तो अब क्या है, ये धरातल है हमारे पास में, समुद्र का स्तर नहीं है लेकिन धरातल मान लो हमारे पास। ये पृथ्वी पे, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर गैस ही गैस है ना चारों तरफ,
और वो गैसें हमारे ऊपर दाब लगा रही हैं। तो ये खूब सारी हमारे पास में गैसें हैं इसके चारों तरफ, और आप देखोगे कि पास में गैसें ज़्यादा हैं और दूर गैसें कम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना वो गैसों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गैसें जैसे दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है, और एक सीमा के बाद में गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है। सही बात है, समझ रहे हो उस बात को मेरी? तो जैसे जैसे आप दूर जाके देखोगे तो गैस की मात्रा कम होती जाएगी। यही समझाना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। और एक लेवल के बाद इतनी कम हो जाएगी और एट द एंड गायब हो जाएगी गैसेस। तो अब यहां पर ध्यान से समझना, क्या पृथ्वी हर जगह पर समतल है, सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पर समुद्र का खड्डा है तो कहीं पर पहाड़ की ऊंचाई है, पहाड़ की चोटी है। तो जैसे मान लो कि इधर हिमालय है और फिर ये भारत देश है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ समुद्र है, और फिर मान लो थोड़ा कुछ प्लेटो है, और फिर मान लो कि कोई पहाड़ है ऐसे ऐसे किलिमंजारो खंजारो, और फिर मान लो ये इधर समुद्र है, प्रशांत महासागर है, जो भी। तो ऐसा है ना कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो अब जब आप इस ऊंची जगह पर आ रहे हो, जब आप इधर आ रहे हो, इधर खड़े हो, पहाड़ पे चढ़ करके खड़े हो कि मम्मी देखो मैं पहाड़ पे चढ़ गया, मम्मी बोले नीचे उतर, मार खाएगो। तो यहां तुम चढ़ गए। तो अब बात बताओ, एक जना मैं यहां खड़ा हूं, समुद्र किनारे गया हुआ हूं गोवा घूमने, तो मेरे को हवा ज्यादा मिलेगी या तुमको हवा ज्यादा मिलेगी? मेरे को क्यों ज्यादा मिलेगी? क्योंकि मैं समुद्र तल पे हूं और दाब जो है ना, गैसेस का दाब ज्यादा है, क्योंकि मैं नीचे हूं ना। तो इतनी सारी ऊपर जो गैसें हैं ना वो दम लगा रही हैं ऊपर से। दाब और बल को सेम माना करो तुम, क्योंकि बल से ही दाब आया है। दाब का सूत्र क्या होता है हमारे पास में? P = F अपॉन है ना, बल बटा क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही तो दाब है। सही बात है। तो असल में गैसें ज्यादा हैं तो दाब ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा है। इसके ऊपर गैस ही कम है तो दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब जब कम हो जाएगा तो गैसों के कण दूर दूर होंगे। तो अभी मम्मी सांस कौन आ रही, मम्मी सांस कौन आ रही। तो जो पहाड़ों पर जाते हैं चढ़ने चढ़ाइयां करने, वो वहां पे सांस ही नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पर गैस ही कम है ना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस कम है, तो वो इतनी जा नहीं पा रही। विलेयता जो है घट जाती है उसकी कम दाब पर रुधिर में, तो बड़ी समस्या होती है उन लोगों को। कहने का मतलब बस इतना सा है कि यहां पर जैसे जो गैसें हैं हमारे पास में उनकी मात्रा ज्यादा होती है सतह पर। अच्छा, इसमें पता है आपको, मैं ऐसे अगर 5 बार ऐसे ऐसे कर दूं ना तो एक साथ 5-5 डॉट्स आ जाएंगे, 10 भी आ जाएंगे, और मान लो ऊपर आएंगे तो कम कम आएंगे, फिर और ऊपर जाओगे तो और कम हो जाएंगे। समझे? तो गैस की डेंसिटी भी कम होती जा रही है। वेरी सिंपल। तो क्या लिखा है हमने थर्ड पॉइंट में? थर्ड पॉइंट में हमें बुक ने लिख करके दिया है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। आंशिक दाब सतह वाले स्थानों से कम हो जाता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों, चढ़ने वालों के लिए रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इनमें रुधिर में क्या हो जाता है सर? ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं, फिर उनको माउंटेन ड्यू पिलाई जाती है और स्पष्टतया सोच नहीं पाते, साफ साफ सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग को ही सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। अब आप सोच करके देखो, वो सिपाही हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर वहां पर एकदम ऊंचाइयों पर, नेपाल की बॉर्डर पे, चाइना की बॉर्डर पे, पीओके पे, और इधर इस तरफ कितनी ज्यादा सिक्योरिटी के लिए पड़े हैं, बर्फ में पड़े हैं, वहां पर कितनी हाइट पर हैं वो लोग, और फिर उधर दिमाग चलना और बंद कर देता है, इतनी ठंड है वहां पे। ठीक है, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। इन लक्षणों को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, तीनों एप्लीकेशन क्लियर, वेरी गुड। तो आई होप अब तक जो हमने पढ़ा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया होगा जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया उनका, उनको याद हो गए होंगे अच्छे से। तो अब जो हमें चर्चा करनी है मेरे दोस्त, वो करनी है वाष्प दाब पे। और वाष्प दाब असल में क्या है हमारे पास में? अंग्रेजी में वेपर प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं, तो वीपी से मैं इसको लिख देता हूँ।
अब सुने समझे, क्योंकि आगे की कहानी इसी से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसकी बात हमें करनी है। वाष्प दाब है क्या कि एक हमें कोई प्योर लिक्विड लेना है, कि कोई भी प्योर लिक्विड, जैसे मान लो हमने अल्कोहल ले लिया, शुद्ध अल्कोहल ले लिया, तो उस शुद्ध अल्कोहल को हम किसी बर्तन में रखेंगे। तो आप सबको पता है कि हमारे पास में अगर कोई पात्र होता है, कोई भी बर्तन है, जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन मैंने लिया है और ये खुला बर्तन है, इसमें हमने मान लीजिए अल्कोहल को रखा है, तो क्या होता है, सतह से वाष्प बनना चालू हो जाता है। सतह का जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गैस बन करके हमारे पास में वेपर बन करके आसमान में चले जाते हैं, और धीरे 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 जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, अल्कोहल लिया है, पानी लिया है, पानी भी आपने देखा होगा अगर किसी बर्तन में छोड़ दो तो वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एट द एंड आकर के वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है पात्र पूरा का पूरा। तो यहाँ पे वाष्प तो है, यहाँ पे वाष्प तो बन रही है, लेकिन दाब नहीं है। दाब क्यों नहीं, क्योंकि जो भी वाष्प बनती है वो बाहर निकल जाती है, जो भी वाष्प बनती है वो बाहर निकल जाती है, जो भी वेपर बनती है हमारे पास में वो बाहर निकल जाती है इस वाष्पन की प्रक्रिया में। तो अभी यहां पर क्या है, इसीलिए हम लोग खुले पात्र में कभी भी वाष्प दाब की बात नहीं करते। खुले पात्र में किसकी बात नहीं करते, वीपी, वेपर प्रेशर की बात हम लोग नहीं करते, क्योंकि बनेगी नहीं। अब हम बात किस में करेंगे सर, हम लोग हमेशा बात करेंगे बंद पात्र में। ये हम लोग 11th क्लास के टॉपिक्स हैं हमारे, बट ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना काम आएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये हम कह रहे हैं कि एक बंद पात्र हम लोगों ने ले लिया, और सेम लिक्विड को, मान लो अल्कोहल है, जो भी लिक्विड है आपका, उसको आपने इसमें भर दिया, और यहाँ पर सेम फिर से क्या होगा, वाष्प बनेगी। अच्छा, वाष्प क्यों बनती है ये भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बट हाँ, यहाँ पर भी क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ पर सर वाष्प बन जाएंगे, मान लो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल काफी सारे, और ये क्या करेंगे, इधर उधर भागेंगे, धड़ाम धुड़ीम करेंगे, इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, इससे भिड़ेंगे, उससे भिड़ेंगे, इससे भिड़ेंगे, इससे भिड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि उस हमारे पास में जो लिक्विड है उसकी सतह पर भी क्या लगेगा, वापस से प्रेशर लगने लग जाएगा। जो बर्तन है उसकी दीवारों पर भी प्रेशर लगने लग जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो हम लोग वाष्प दाब की चर्चा हमेशा कहाँ करेंगे, एक बंद पात्र में करेंगे। तो किसी भी शुद्ध लिक्विड के कारण हमारे पास में जो बनने वाली वाष्प होती है और उसके कारण जो बनने वाला दाब होता है उसको हम लोग पी नॉट से लिखते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर कोई जी गैस भरी हुई है तो पी नॉट जी लिख देंगे हम लोग। जो भी लिक्विड है उसके अकॉर्डिंग वो नाम चेंज होते रहेंगे, इस पे आएंगे हम लोग। अब मैं एक बार आपको बता देता हूं कि सर रीजन क्या है कि वाष्प दाब क्यों बन रही है, वाष्प ही क्यों बन रही है एट फर्स्ट प्लेस। तो यहां पर क्या होता है, हमें पता है किसी भी द्रव में ऊर्जा होती है, सारे कणों में थोड़ी थोड़ी ऊर्जा होती है, तो इन सब में ऊर्जा है और आकर्षण बल दोनों की बात सेम चलती है। तो क्या होता है यहां पर देखेंगे हम लोग, कोई अगर हमारे पास में कण अंदर है द्रव का, तो इस पर बल जो है ना ऐसे चारों दिशाओं में लगता है, चारों दिशाओं में, यहाँ पे भी, मतलब आसपास के इसके जो कण हैं वो इसको हर तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं हर तरफ। लेकिन मेरे दोस्त, सतह पर जो हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है उसको ऊपर से खींचने वाला नहीं है ना कोई, उसको ऊपर से फोर्स लगाने वाला कोई नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि नीचे वालों पर फोर्स ज्यादा लग रहा होता है और सतह वालों पर थोड़ा कंपैरेटिवली बल जो है वो कम लग रहा है। आकर्षण बल जो है सतह वालों पर थोड़ा सा कम है, तो उनको दुनिया जहान में रोकने वाले लोग कम है। और दूसरी चीज क्या होती है कि सर यहाँ पे एक तो इनके ऊपर आकर्षण बल कम लग रहा है, पहली चीज तो क्या है, सतह के जो कण हैं उन पर आकर्षण बल कैसा है, कम। किन से कम है, अंदर वाले कणों से कम होता है। और दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास में, दूसरी बात होती है कि जो सर सतह के कण है ना, उनके पास में गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। किन से, अंदर वाले कणों से ज्यादा होती है। अच्छा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है बताना। तो बेटा जी रीजन इज, आप देखो सोचो कि ना इन कणों के पास में ऊर्जा ज्यादा है, तभी तो ये नीचे से ऊपर आए, लड़ झगड़ करके, सबसे भिड़ करके और सबको छोड़ करके, दुनिया जहान को छोड़ करके ऊपर आए, और इन पर बल भी कम लग रहा है, और सतह वालों के पास में कंपैरेटिवली ऊर्जा ज्यादा है। और रीजन कुल मिला के वही है, बल कम लग रहा है तो ऊर्जा ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास के जो भी कण हैं उनकी भी ऊर्जा थोड़ी सी ले लेते हैं और फट से आसमान में निकल जाते हैं। क्योंकि देखो द्रव से गैस में कन्वर्ट होने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो अपने चारों तरफ से थोड़ी सी ऊर्जा लेते हैं और निकल जाते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे हाथ पे थोड़ा सा पेट्रोल एसीटोन डालते हैं अपन,
तो वो उड़ जाता है, नेल पेंट रिमूवर, तो ठंडा ठंडा फील होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, कण अपने चारों तरफ से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, अपने चारों तरफ से थोड़ा सा गर्मी लिया और वो ऊपर उड़ गए, तो हमारे हाथ को ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि गर्मी वो लेकर के चले गए। तो ये ऊर्जा लेकर के ऊपर निकल जाता है और ऐसा होता है और फिर ऐसा टाइम आ जाता है कि काफी सारे गैस ऊपर इकट्ठी हो जाती है, अब और नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती, अपन उसको समझेंगे। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि सर वाष्प दाब है क्या और वाष्प दाब बन कैसे रही है, तो ये समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि सर ऐसा कब तक होगा, तो समझना पहले क्या होगा, थोड़े से कण जाएंगे, थोड़े कण ऐसे ऊपर पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या होगा, कण और जाएंगे, वाष्प और बनेगी, लेकिन बंद पात्र है ना। तो अब क्या होगा, ये जो सारे कण ऊपर बन रहे हैं ये सारे टक्कर कर रहे हैं, इधर उधर टक्कर कर रहे हैं, और इनमें से काफी सारे कण ऐसे भी होंगे जिनमें थोड़ी ऊर्जा कम होगी कंपैरेटिवली, तो वो इस द्रव की सतह पर ही आके बैठ जाएंगे, थक जाएंगे। हाँ गैस है लेकिन वो द्रव की सतह पर आकर के बैठ जाएगी। क्लियर है ये वाली बात, यहां पर आकर के बैठ जाएंगे, काफी सारे इकट्ठे हो गए, थोड़े आकर के बैठ गए। तो अब क्या होगा कि कुछ एक जो कम ऊर्जा वाले कण है ना, वो वापस से किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, द्रव में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। जैसे ही टकराएंगे थोड़ी ऊर्जा मुक्त करेंगे और बोले यार चलो यार, वापस से वो लोग क्या बना लेंगे, लिक्विड बना लेंगे। कहने का मतलब ये है मेरा, शुरू में क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे तो शुरू में वाष्प बनती जाएगी, मतलब वाष्पन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, वाष्प बनती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, फिर वो पूरा भर जाएगा, खचाखच भर जाएगा, खचाखच। यहां से वाष्प बनेगी, इधर से दो चार जो हैं वो वापस चले जाएंगे, लिक्विड बना लेंगे, फिर वाष्प बनेगी, फिर वो जाके लिक्विड बना, जगह नहीं है यार ऊपर रहने की, है ही नहीं इतनी जगह, ऐसे समझ लो फुल हो गया, एकदम मामला फुल हो गया। तो पहले वाष्प बनने लग जाएगी, बाद में हम क्या देखेंगे कि साथ ही साथ में क्या होने लग जाता है, संघनन होने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन का मतलब क्या है कि हम देखते हैं ना, जैसे बोतल होती है हमारे पास में, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो उसमें आप फिर से बाहर निकाल के रख दो, तो क्या होता है कि ना वाष्पन होने लग जाता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक की ऐसे गैस बनने लग जाती है, अंदर ही बोतल खाली होती है ऊपर से इतनी सी, फिर उसमें थोड़ी देर बाद आप देखते हो ना, तो बोतल के अंदर की तरफ ही उस खाली जगह पे अंदर आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लग जाती है। तो वो क्या हो रहा है, वो वापस से लिक्विड बनने लग गई है वाष्प जो थी, और वो संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंसेशन इसको हम लोग बोलते हैं। अब इस बात को ना मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा, मजा आ जाएगा, देखना भी समझ में। हम क्या कह रहे हैं कि सर ये मान लीजिए यहां पर दर है, किसकी दर है सर, यहां तो वाष्पन होने की दर है या फिर संघनन होने की दर है। हाँ ठीक है सर, समझ गए। एक्स अक्ष पे क्या ले रहे हैं हम लोग, समय ले रहे हैं, टाइम, विद टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यही चीज यहाँ पर वापस से बना करके दिखा रहा हूँ और उसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर मान लो ये वही हमारा बंद पात्र है और इसमें हमारे पास में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, ये काफी सारा यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। अब देखो शुरू में क्या होगा, समय जब हमारा टाइम शुरू जीरो, मतलब एकदम शुरू ही कर रहे हैं पर, तो थोड़ी थोड़ी गैस बनने लग जाएगी। तो हमारे पास में यहाँ पे ऊपर खाली है पूरा, तो क्या होगा, वाष्पन की दर सबसे ज्यादा होगी, तो काफी ज्यादा वाष्प बन सकती है ना, जगह है, आओ 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 बुला रहे हैं, तो क्या होगा, वाष्पन मैक्सिमम होगा। मान लो ये वाष्पन है, यहाँ पे वाष्पन हो रहा है, वाष्पन की दर मैक्सिमम है, यहाँ पे रेट स्पीड जो है मैक्सिमम है। और उस वक्त अगर मैं देखूं तो उस वक्त बेटा जी संघनन ऑलमोस्ट जीरो है। संघनन जो हो रहा होगा, मतलब अभी तो वाष्प ही बन रही है ना, अभी वो स्थिति थोड़ी आई है कि ये वापस से क्या बनने लग जाए, लिक्विड बनने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। वो तो कब होगा, जब वो पूरा भर जाएगा ऑलमोस्ट, या मतलब काफी धीरे धीरे शुरू होगा। तो शुरू में वाष्पन मैक्सिमम है और संघनन की दर ऑलमोस्ट जीरो है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पन की दर कम होने लग जाएगी। वाष्पन मैक्सिमम था, धीरे धीरे वो दर कम होने लग गई। अच्छा कम होने लग गई मतलब क्यों, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा गैस के पास में जगह थी, तो वो बहुत ज्यादा फैल जाती थी। अब जब गैस के कण जा रहे हैं ना वाष्प बन के, तो वो दूसरी गैस से टकरा रहे हैं जो पहले से ही वहां पर है। और जब ऐसा हो रहा है ना, तो थोड़े उनमें जो कम ऊर्जा वाले हैं, कम गतिज ऊर्जा वाले हैं, वो गैस के कण आकर के वापस से यहीं पर ही बैठ गए हैं, यहीं पर ही बैठ गए। या जो कम ऊर्जा वाले कण हैं वो टकराते हैं आके द्रव की सतह से धुड़ीम, और ये वापस से लिक्विड बना देते हैं। तो एक तो क्या है कि यहां से ये ऊपर जा रहे हैं, दूसरा क्या है कि जो कम ऊर्जा वाले हैं वो वापस से यहां टकरा करके वापस लिक्विड बना देते हैं, वापस लिक्विड बनाते हैं। तो ऐसे चल रहा है। तो अब क्या देखने को मिल रहा है कि धीरे 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 संघनन होना भी शुरू हो गया। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर
थोड़ी सी देर में हमें देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जितना हमारे पास में संघनन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, हमारे पास में वाष्पन हो रहा है। और उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। आई बात समझ में सबको? साम्यावस्था या गतिक साम्य इसको हम लोग कहेंगे, साम्यावस्था नहीं गतिक साम्य बोलो आप इसको, क्योंकि मोशन है सब कुछ यहाँ पर। और ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लेट्स से वाष्पन हो रहा है, वाष्पन की दर कम होगी शुरू से फिर बाद में, और ये नीचे से हमारे पास में क्या हो रहा है, वाष्पन, और ये नीचे वाले को हम लोग कह रहे हैं संघनन। तो दोनों अब ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जितना वाष्प बन रही है उतने कुछ एक गैस के कण वापस से लिक्विड बना लेते हैं। तो जितना वाष्प बनती उतने लिक्विड बन जाते हैं, जितना वाष्प बनती है उतने लिक्विड बन जाते हैं। तो वो फिर एक कांस्टेंट फ्लो में हो जाता है। और ये कब तक रहता है, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर है। एक आप चीज ध्यान देना, ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर है। अगर आप तापमान बढ़ा दोगे ना, अगर आप तापमान बढ़ा दोगे तो गैस फट से और ज्यादा बनने लग जाएगी, और वाष्पन होने लग जाएगा, और वाष्पन होने लग जाएगा, दाब वाब बढ़ने लग जाएगा। तो ये एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर कह रहे हैं कि हमें ऐसा देखने को मिलता है, एक गतिक साम्य की अवस्था हमें मिल जाती है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हमें मेंशन करना है कि ये जो वाष्प दाब है ना, ये डिपेंड किस पर कर रही है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपको बस, कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे, वाष्प दाब को या वाष्प दाब की निर्भरता इन शॉर्ट में लिख देते हैं अपन। क्या है वाष्प दाब की निर्भरता, डिपेंडेंसी। तो मैं आपको सीधे ही बता देता हूं। सबसे जो पहली चीज है ना, वो है बेटा जी तापमान। तापमान शॉर्टकट में आप यूं समझ सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाष्प दाब के। तो वाष्प दाब को पी से ही लिख लेते हैं, अभी समझ लेना आप, फिर बाद में पी नॉट वगैरह समझाऊंगा, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर भी आपके पास में आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादा है। टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो वाष्प दाब भी अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे समझ सकते हैं कि जो गैस है हमारे पास में, उसकी द्रव में विलेयता कम टेम्परेचर पर ज्यादा होती है, और बाहर कब निकलती है गैस, जब हमारे पास में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो सेम टेम्परेचर पर हमारे पास में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग जो हमारे पास में द्रव्य हैं उनकी हमें जो वाष्प दाब है उनका मान अलग अलग है हमारे पास में, ऐसा भी देखने को मिलता है हमें। यहाँ बेसिक एक बात आप ध्यान रखें कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा सर, वाष्प दाब का मान बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ वाष्प दाब का मान बढ़ता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास में सर, वो क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में, ये है द्रव की प्रकृति। ये है सर द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा, नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है, हमें यहां पर देखना है कि कोई भी जो द्रव है उसमें अंतराण्विक जो बल लग रहे हैं ना अणुओं के बीच में, जो अणुओं को पास पास बैठा करके बैठे हैं, तो अंतराण्विक बल किसमें मजबूत है ज्यादा, अंतराण्विक बल किसमें ज्यादा लग रहा है, और अंतराण्विक बल किसमें कम लग रहा है। ये दोनों चीजें हमें नोटिस करनी है, ऑब्जर्व करनी है। यहां पर देखें, आप ध्यान से देखें एक बार, क्या है सर हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास में, मान लीजिए H2O है, और एक हमारे पास में एथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH। तो अब इसमें से O5 क्यों कर दिया मैंने भाई, OH है, C2H5 करेक्ट, ऐसा कर दिया हम लोगों ने, ओके करेक्ट। तो यहां पर देखें, आप खुद ही सोचो, सेम टेम्परेचर T पर मैं देख रहा हूं, इसकी वाष्प जल्दी बनती है या इसकी जल्दी बनती है, किसकी वाष्प जल्दी बनती है? तो आप बोलेंगे सर इसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, इसकी कम बनेगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सर ये इसके जो बीच में जो बंध होते हैं ना वो कमजोर होते हैं थोड़े से। बॉन्डिंग कौन सी होती है, इसमें भी बंध हमारे पास में हाइड्रोजन बंध होते हैं, जल में भी, और इसमें भी हमारे पास में हाइड्रोजन बंध होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बंध ज्यादा होते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कि भैया दो जो H2O के हमारे पास में मॉलिक्यूल होंगे, इनके बीच में आकर्षण थोड़ा ज्यादा होगा, प्रेम जो है इनका थोड़ा आपस में ज्यादा होगा, तो एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे जो ये C2H5OH हमने लिया है, इनके बीच का प्रेम थोड़ा कच्चा है, तो ये जल्दी से उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। तो अंतराण्विक बल कैसे हैं उस पर निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा वाष्प दाब बनेगी। किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है? तो बोले सर पात्र की आकृति ले लो,
पात्र की आकृति से कोई मतलब हमें है नहीं, पात्र की आकृति आकार इससे कोई खास मतलब फर्क नहीं पड़ रहा हमें, कुछ भी हो, टेढ़ा मेढ़ा ढक्कन ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि देखो हम यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर क्या होता है? बल प्रति यूनिट एरिया पे, मतलब एक फिक्स्ड यूनिट पर इतनी सी जगह पर कितना बल लग रहा है। तो असल में हम इतनी सी जगह को ही देखेंगे, तो हमें पूरे पात्र की सतह वगैरह से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज है हमारे पास में, इस पे निर्भर नहीं करता, और एक और चीज है वो है द्रव की मात्रा। आप सोचोगे सर मैं अल्कोहल ज्यादा ले लूं, तो उससे भी निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो है हमारे पास सतह से ही होता है, वाष्प दाब जो बनती है वो सतह से बनना शुरू होती है, तो वो बनेगी तो धीरे धीरे उसी तरह से। तो ये मात्रा पर भी हमारे निर्भर नहीं करता है। मोटा मोटा बस आपको ये ध्यान रखना है कि वाष्प दाब क्या है, कैसे बन रही है वो बता दिया मैंने आपको, और दो बातों पर ये निर्भर कर रहा है, पहला तापमान पर और दूसरा द्रव की प्रकृति पर ये निर्भर कर रहा है। जैसे आप देखेंगे ना इसमें कि डाईएथिल ईथर है, डाईएथिल ईथर है हमारे पास, जैसे आप देखोगे ना कि डाईएथिल ईथर है हमारे पास में, एसीटोन है, एथिल अल्कोहल है, जल है, इन सबका सेम टेम्परेचर पर जो वाष्प दाब इनकी बनती है वो अलग अलग बनती है। जल की सबसे कम बनती है, डाईएथिल ईथर की सबसे ज़्यादा बनती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब देखो आज क्लास को मैं छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि कुछ छोटा सा काम है मुझे। हम एक काम करेंगे, कल की क्लास में द्रव द्रव विलन, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स लेंगे, दो ऐसे लिक्विड लेंगे जो दोनों ही वाष्प में बदल सकते हैं, दोनों का विलयन बनाएंगे और फिर उसमें वाष्प दाब क्या होगी, कैसे होगी, राउल्ट का नियम कैसे हमें क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, आज छोटी सी क्लास है, आप जाके आराम करें, ऐश करें, एंजॉय करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल, बाय बाय।